सर, आप ये नहीं समझते कि नेतन्याहू के इस तरह से पैनिक होने की ख़ास तौर पे इस खित्ते के हवाले से और पाकिस्तान जो है उसकी इतनी कामयाबी और फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म की कोशिशें और फिर दुनिया में तारीफ़ें, क्योंकि इसराइल जो है वो हमारी फ़ौज और हमारी ख़ास तौर पे एयरफोर्स से तो पहले ही बड़ा जो है परेशान रहता है। तो आप नहीं समझते कि एक वजह ये भी है कि वो नहीं चाहता कि यहाँ पे इस खित्ते में इत्तफाक हो? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, हम सब जानते हैं कि इसराइल का ऑब्जेक्टिव जो था, और उस नेतन्याहू अब नहीं, आज से बरस पहले कह चुका है कि हमारा असल जो टारगेट ईस्टर्न साइड पे जाते जाते वो तो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसको जो मिलिटरीली स्ट्रांग है और जो न्यूक्लियर पावर है, और सिर्फ न्यूक्लियर पावर नहीं है, उसके पास डिलीवरी मीन्स भी है जो कि इसराइल तक जा सकते हैं। तो उसको तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है नेतन्याहू कि जो उससे पहले ही ईरान में फुल स्टॉप लग गया, जो वो रजीम चेंज चाहता था, तो एक फेलियर, नाकामी है जिसकी वजह से नेतन्याहू को अपने अंदर सियासी तौर पे भी उसके खिलाफ काफी कुछ हो रहा है। इवन वहां पे जो हार्डकोर जिनको हम कहते हैं ये ज्यूज हैं, नॉट जायनिस्ट, जो है अल्ट्रा, जो जिनको हम कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स, वो भी इसके खिलाफ हुए हैं। वो उसके ऊपर केस भी चल रहा है, उसके ऊपर उसको सजा भी हो चुकी है जो सिर्फ इस जंग की वजह से रुकी हुई है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये फ्रस्ट्रेशन है उसकी कि वो अपने ऑब्जेक्टिव, दोनों के ऑब्जेक्टिव कंबाइन हो गए थे ईरान के ऊपर, अमेरिका का पाकिस्तान के बारे में, सिवाय मैं समझता हूँ कि चाइना को कंटेन करने के लिए हमारे वेस्टर्न बॉर्डर को डिस्टर्ब रखने के अलावा और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इसकी फ्रस्ट्रेशन है जो नेतन्याहू इस तरह के बयान दे के शो कर रहे हैं। और उसने देख लिया कि जब पहली दफा ईरान ने आना था, जो आपने कहा कि मिलिटरीली देख चुका है, तो हमारी एयरफोर्स ने एक सेफ फ्लाइंग कॉरिडोर दिया था उनके डेलीगेशन को आने के लिए। और फिर दो दफा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मोसाद के और इसराइल के जो प्लान थे उनको पकड़ के ट्रंप को कन्वे किया कि इसको रोक दीजिए, अगर इसने ये किया तो हमारा रिस्पॉन्स बदशेर होगा। अच्छा तो सर, ये फ्रस्ट्रेशन। सर ये फरमाइएगा कि फ्रस्ट्रेशन तो कुछ और भी है। हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ईरान से सीधे तुर्किया तशरीफ़ ले गए हैं सरकारी दौरे पे, और ख़बरें ये हैं सर कि खित्ते की सारी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान का जो सऊदीया के साथ मुआहदा है उसमें तुर्किया और मिस्र और कतर भी शामिल होना चाहते हैं और एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। इस सारी सूरत हाल को सर आप किस तरह से देखते हैं? अगर ये इत्तेहाद बन जाता है, कायम हो जाता है, तो मिडल ईस्ट जो है उसका नया रुख क्या होगा? ये मिडिल ईस्ट के नए रुख में तब्दीली आना शुरू हो गई है। इसमें हो सकता है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन जो शुरू में आपने कहा कि अमेरिका अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, वो इस वक्त ईरान को एक मिलिटरीली, एक तरह से जिसको आप कह सकते हैं कि नॉन काइनेटिकली, उसको वो प्रेशर डालने के लिए कि मेरे इतने 1000-5000 ट्रुप्स आ गए हैं, हम कर्ज आइलैंड के भी चले जाएंगे, ये सारा प्रेशर करने के लिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चेंज जो है वो आना शुरू हो गई है कि हम जंग के दौरान ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया। और इंडिया में कितनी खलबली मची हुई है उसके, मैं एक और उनके एनालिस्ट का सुन रहा था कि उसने तो हैरान कर दिया पाकिस्तान ने कि जंग के दौरान में जब अमेरिकी भी बैठे हुए, पाकिस्तान के न सिर्फ ट्रुप चले गए, पाकिस्तान का स्क्वाड्रन चला गया, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम चले गए। ये एक चेंज है जो खित्ते में आ रही है। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे कहा कि तुर्की और मिस्र, कतर, ये आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ सारे इसमें शामिल होंगे और ये तब्दीली का आगाज है। सर, द और इकोनॉमिस्ट तब्दीली तो रिपोर्ट कर रहा है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि भारत में काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो इस किस्म के मामला बन रहे हैं। इसी तरह से इसराइल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मामला जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि इसराइल को भी काफ़ी परेशानी हो रही है इस इत्तेहाद से। तो द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि आगे आने वाले टाइम में शायद मशरक़ वस्ता में कोई नई जंग भी छिड़ सकती है तुर्की और इसराइल के दरमियान। इस बारे में आपको क्या लगता है, कितने इम्कानात नज़र आते हैं आपको कि कोई नई जंग शुरू हो सकती है इन दोनों के दरमियान? देखिए, तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात जो है वो बहुत पुराने हैं। 50s में उनका जो है वो शुरू हो गया था, उनका डिप्लोमेटिक उनका रिकग्निशन हो गई थी और वो शुरू हो गया था। उनके बाद में मैं खुद वहाँ पे 4 साल रहा हूँ, उनके साथ, उनकी फोर्सेस के साथ मेरा इंट्रैक्शन रहा है। लेकिन अपने तौर पे ये जो जो तुर्क हैं वो बहुत शदीद नेशनलिस्ट हैं। वो अपनी कौम के बारे में जब कोई बात आती है वो किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। और तैयब अर्दवान साहब को तो मैंने देखा हुआ है एज मेयर इस्तांबुल से लेके प्राइम मिनिस्टर बनने तक। उस बंदे में
आप जिसको आप शायद एग्जरेट करना चाहें तो कहते हैं वो तो ऑटोमन टाइम्स को वापस लाना चाहते हैं, वो तो उस्मानी टाइम को वापस लाना चाहते हैं। तो उसके लिए इसराइल के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा कि वो तुर्की के ऊपर हमला करने की या जंग करने की सोचे। तकलीफ उसको बहुत है कि इसराइल जो ईरान को खुदा न खास्ता रजीम खत्म करके पाकिस्तान के सर पे आके बैठना चाहता था, और मोदी भी अपने फादरलैंड के साथ मिलके दोनों तरफ से घेरना चाहते थे, वो फ्लॉप हुआ। तो इसराइल को तो बहुत शदीद तकलीफ है, इसराइल को भी, कि हम बजाय इसके कि वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे आता, हम तकरीबन उसके पास पहुंच रहे हैं। इंशाल्लाह इस दफाई जो एक सिस्टम बन रहा है जिसके थ्रू, तो बिल्कुल उसको बहुत बड़ी तकलीफ है और वो अपनी साजिशें करता रहेगा। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे हमने मोसाद की एक्टिविटी से इन तमाम ममालिक को बहुत ही बच के रहना चाहिए। आपने देखा वो कैसे कैसे उन्होंने पेजर से क्या हरकतें करके, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है। लेकिन ये तकलीफ बिल्कुल नेतन्याहू के कि वो यहाँ क्या आता, हम वहाँ पहुँच रहे हैं इंशाल्लाह। साजिद हबीब साहब, ये फरमाइएगा कि तुर्किया ने तो इसराइल को खबरदार भी किया है कि अगर शाम पे हमला हुआ या शाम में इसराइली दाखिल हुए तो फिर अंजाम भुगतना होगा। जी बिल्कुल। और मुझे अफसोस होता है कि कुछ हमारे के लिखते हैं वो जी तुर्की के साथ उनकी, इसराइल की तुर्की के साथ तिजारत भी है सारा, भाई उनके साथ 67 साल पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने कौमी मफाद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ख़ास तौर पे तैयब अर्दवान की जब से हुकूमत आई है 2002 से, नवंबर से आई है, और आप देखें कि सबसे पहला फ्लोटिला भी गाजा के लिए इन्होंने भेजा था और बड़े धड़ल्ले से भेजा था। नहीं हुआ तो फिर मिस्र की साइड से इन्होंने जाके गाजा वालों को जो थी मदद दी थी। वो अपने तिजारत वगैरह वो चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इस चीज़ पे तुर्की बड़ा सख्त स्टैंड लेगा। और ये उसने जब उसके अपने कुर्दों की जो PKK के मसले चल रहे थे, उसने इवन इराक के साथ भी जो और सीरिया के साथ भी किया था। और मैं नहीं समझता कि वो बर्दाश्त करेगा तुर्की कि अब वो सीरिया में या इराक में इसराइल कोई कार्रवाई करे। सर वैसे अमेरिका इसराइल एक मिस एडवेंचर ईरान के साथ करके देख चुके हैं कि इनके लिए कितनी मुश्किलात जो हैं वो पैदा हुई हैं। अगर सदर ट्रंप की बात की जाए तो अमेरिका के अंदर जो कुछ हुआ है वो भी पूरी दुनिया ने देखा है। इनकी अपनी फ़ौज के अंदर हमने देखा बहुत ज़्यादा डिवाइड पैदा हुआ, फिर सदर ट्रंप ने कई तब्दीलियाँ भी की। अभी भी इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि अमरीकी फ़ौज के यूरोप अफ्रीका कमांडर जनरल क्रिस्टोफर डोना अपना ओहदा छोड़ चुके हैं। तो इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि पेंटागन में जारी वसी तब्दीलियों और फौजी क़यादत में रद्दोबदल के सियासी मुहर्रिकात से मुतालिक जो कयास आराइयाँ पैदा हो रही थी वो अब जोर पकड़ने लगी हैं। तो क्या लगता है आपको कि अमेरिका के अंदर जो फौजी क़यादत है उसमें भी काफी हद तक डिवाइड पैदा हो रहा है? आप देखिए ये तो बिल्कुल ईरान पे हमला करने की इब्तदा से ये हो रहा है। उनके आर्मी कमांडर ने रिजाइन किया, कुछ को पीट हेग्सेट ने एज अ डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस उनको निकाला, लेकिन सर्विंग जनरल्स उनके काफी छोड़ चुके हैं। और कुछ इनके पुराने जो इनके हैं इवन सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उन लोगों ने इस जंग की बड़ी शिद्दत से मुखालफत की है। इनकी नेवी को देख लीजिए, इनकी नेवी जो मैं फिर कहूंगा कि सबसे पहले जिस नेवी ने अपना हॉर्मुज़ में जाने से इनकार किया वो तो US नेवी थी। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये इख्तलाफात हैं। और इसमें ट्रंप की इस कार्रवाई में जो उसने नेतन्याहू के ट्रैप में आके की थी और कुछ अपने जोम में की थी कि मैं मेगा करना चाहता हूं और उसमें चाइना को पीछे छोड़ना है, उसको बहुत सफ़र करना पड़ा है और बहुत ज़्यादा रिफ्ट है। ना उसको अपनी पॉलिटिकली उसको सपोर्ट है, ना आवाम की सपोर्ट है, और फोर्सेस में भी उसको सपोर्ट नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे।